हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह। आज के नए वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 10th और 9th की जो सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग आज जो वीडियो देखेंगे वो क्लास 9th के पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है, चैप्टर 2। इसके फर्स्ट पार्ट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सेकेंड पार्ट आज हम लोग देखेंगे। चैप्टर नेम इज कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि किसी भी कंट्री के लिए उसका जो संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशन कितना इम्पोर्टेंट होता है। यानी बिना संविधान का उस देश की रूपरेखा रचना को आगे की ओर तैयार करना, बनाना बहुत ही नामुमकिन होता है। जिसमें ऐसे क्लास 9th के जो स्टूडेंट हैं उनको स्पेशली जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने ये देखा पार्ट 1 के जो मैं समरी और रिकैप बता रहा हूँ, उसमें नेल्सन मंडेला के बारे में बताया गया कि नेल्सन मंडेला जो साउथ अफ्रीका के जो बाद में चल के राष्ट्रपति बने, तो उनको कितनी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी रैसिज्म के खिलाफ। रैसिज्म एक प्रकार का संवैधानिक तरीके से क्राइम है। यानी किसी भी लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेटिक कंट्री में रैसिज्म होना ये अपने आप में गुनाह है। लेकिन फिर भी साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था, वहाँ पर गोरे और काले लोगों में आपसी मतभेद थी और मैक्सिमम लोग जो गोरे लोग थे, कलर्स के लोग थे, वो वहाँ के जो गवर्नमेंट था उसको ऑक्युपाई किए हुए थे, कब्जा किए हुए थे। साथ साथ देखा ये भी जा रहा था कि बहुत सारे ऐसे पब्लिक प्लेस था जहाँ पर उनको आने जाने की पाबंदी लगा के रखे हुए थे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं रैसिज्म अपने आप में जो 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी की बहुत बड़ी एक अपराध थी। तो उसी का अगला हिस्सा जो पार्ट 2 है हम लोग आगे देखेंगे लाइन बाय लाइन। तो आइए देखते हैं लाइन बाय लाइन। ओके, सो हम लोगों ने कल देखा था उसमें जो अभी मैंने बताया, जो साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, उसकी पूरी हिस्ट्री और जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मोड में थी। तो उसके आगे हम लोग अभी देखेंगे। ये देखने की ज़रूरत यहाँ पर ये है आपको, दिस वन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। हिस्टोरिकल enemies succeed in negotiating a peaceful transition from apartheid to democracy exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others. My wish is that South Africans never give up on the belief in goodness, that they cherish that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. ये जो कोट्स आप देख रहे हैं ये नेल्सन मंडेला के द्वारा कोट्स किया गया था। कोट्स क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये क्यू से वर्ड स्टार्ट होता है। कोट्स का मतलब होता है कमेंट्स का छोटा रूप। यानी किसी पर्सन, किसी व्यक्ति के ले करके उसकी सोच, उसकी विचारधारा को रखते हुए कुछ आप बताना चाह रहे हैं तो कुछ कोट्स करना चाह रहे हैं। अब ये जो नेल्सन मंडेला यहाँ कोट्स किए हैं, वो कोट्स किए हैं कि हमारे जो साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं हमें कितना पसंद करते हैं। हिस्टोरिकल इनिमीज, जो ऐतिहासिक दुश्मन हैं, हिस्टोरिकल इनिमीज सक्सीडेड इन नेगोशिएटिंग अ पीसफुल ट्रांजिशन। जिस तरह से उतार चढ़ाव हो रहा है नेगोशिएटिंग द पीसफुल ट्रांजिशंस फ्रॉम अपार्थेड टू डेमोक्रेसी exactly because we were prepared to accept the inherent capacity for goodness in the others. My wish, मेरी अब ऐसी अभिलाषा है, हाँ, is the South Africans never give up on belief in goodness. साउथ अफ्रीकन मतलब साउथ अफ्रीका के जो लोग हैं कभी अपनी अच्छाइयाँ नहीं छोड़ेंगे। नेवर गिव अप गुडनेस, वो अपने जो ईमानदारी है अपना उस पर अडिग रहेंगे। देखिए ये एक तरह से ऐसा स्लोगन टाइप का ये कोट्स है कि लोगों को कैसे बांधा जाए, साउथ अफ्रीका के लोगों का विश्वास नहीं टूटे, उनके ट्रस्ट नहीं टूटे, उसके लिए इनका ये वर्ड कहा जा रहा है।
So goodness that they cherish, that faith in human beings is the cornerstone of our democracy. After the emergence of the new democratic South Africa, black leaders appealed to fellow blacks to forgive the whites for the atrocities they had committed while in power. They said, let us build a new South Africa. चलो मिलकर के नए साउथ अफ्रीका बनाते हैं. Let us build a new South Africa based on equality of all races, जिसमें हर धर्म, हर जाति, हर कलर का रंग के लोग हो. देखिए, ऐसा विचार नहीं रखेंगे तो लोग आएंगे भी नहीं, शामिल भी नहीं होंगे, अपने आप को पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे. So based on equality of all races and men and women, on democratic values, social justice and human rights, the party that ruled through oppression and brutal killings and the party that led the freedom struggle sat together to draw up in a common constitution. तो पार्टीज की जो व्यवस्थाएं हैं, द पार्टी दैट रूल्ड थ्रू ऑपरेशन, सरकार ऐसी हो है जो ब्रूटल किलिंग, ब्रूटल मतलब होता है बुरी तरह से मारना, एंड द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल सैट टुगेदर टू ड्रॉप अ कॉमन कॉन्स्टिट्यूशन. आफ्टर 2 years, 2 साल बाद, आफ्टर 2 years of discussion and debate, they came out with one of the finest constitution the world has ever had. This constitution gave to its citizens the most extensive rights. हमारा संविधान ऐसी अधिकार देता है, करा द कॉन्स्टिट्यूशन गेव टू इट्स सिटीजन्स द मोस्ट एक्सटेंसिव राइट्स अवेलेबल इन एनी कंट्री. टुगेदर दे डिसाइड दैट इन द सर्च फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स, नोबडी शुड बी एक्सक्लूडेड. कोई भी छूटना नहीं चाहिए. Nobody should excluded. No one should be treated as a demon. कोई ऐसा ना लगे कि अरे इसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए. They agreed that everybody should become part of the solution. Whatever they might have done or presented in the past, the preamble to the South African Constitution, सी पेज नंबर 28, सम्स अप दिस स्पिरिट. यानी साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो इतनी ज़्यादा जोश और जुनून देता है लोगों को, जिससे कि लोगों में अपने आप में एक अलग उसको बल मिलता है लोगों को. तो उस बल के साथ देखा जाए तो समझने वाली स्थिति ये है कि द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड. यानी कि साउथ अफ्रीका का जो संविधान है वो लोगों को प्रेरित किया. इंस्पायर मतलब प्रेरित करना. इंस्पायर्स डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया के बाकी सारे और मुल्कों को, देशों को, कि कैसे 28 साल तक जेल में रहने के बावजूद भी लोगों का विश्वास नेल्सन मंडेला के साथ रहा, नहीं टूटा. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. 1-2 साल आदमी अपने घर के मेंबर जेल में चला जा रहा है तो उसको भूल जाता है लोग. 5-10 साल, महीना 2 महीना 6 महीना पे एक बार मिलने जाता है लोग. हाँ, अब ऐसा काम किए थे, जेल में चले गए हैं तो क्या किया जाए. आज जब उनकी छुट्टी पूरी होगी, काट लेंगे जेल की सजा, आ ही जाएंगे बाहर. ऐसी हमारी भावना रहती है समाज में. लेकिन उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके फॉलोअर्स कितना विश्वास रखे हुए थे कि वो जेल से छूटे और उस विचारधारा के साथ वो वहाँ के राष्ट्रपति बने, देश का प्रथम नागरिक. अपने आप में कितनी बड़ी बात है. सो स्टेट denounced by the entire world till 1994 as the most undemocratic one is now seen as a model of democracy. What made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together. कैसे
साउथ अफ्रीका के लोग साथ मिल करके, हाथ से हाथ मिला करके आगे बढ़े, काम करें, ये अपने आप में बहुत बड़ी सोच विचारधारा थी। देखिए फिगर भी बता रहा है, ये फिगर की किस तरह से ब्लैक्स लोग हैं, अलग अलग लोग, सेना है, हर प्रकार के जो लोग हैं आपस में मिलजुल करके काम कर रहे हैं। सो what made this change possible was the determination of the people of South Africa to work together to transform bitter experience into the binding glue of a rainbow nation. रेनबो नेशन का मतलब होता है शतरंगी राष्ट्र, ऐसा देश जिसमें हर प्रकार के लोग रहते हो, हर कलर, कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सब प्रकार के रहते हैं। हाँ, तो रेनबो जो नेशन बनाने की जो उनकी जो पुरजोर जो कोशिश रही, हाँ, वो कोशिश काफ़ी कामयाब रही। स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पीकिंग ऑन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन, मंडेला से, मंडेला ने क्या बोला वहाँ के संविधान के बारे में, संविधान के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स, वो बता रहे हैं कि संविधान जो है, साउथ अफ्रीका जो संविधान है साउथ अफ्रीका का, वो क्या कहता है, क्या बोलता है, क्या बताता है हमें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका स्पीक्स ऑफ बोथ द पास्ट एंड द फ्यूचर। जो चीज़ें पहले चली गई उससे भी हमें लेसन मिला, और जो भविष्य में चीज़ें होने वाली है उससे भी हमें सबक लेकर के सतर्क रहने की ज़रूरत है। ऑन द वन हैंड it is a solemn pact in which we as the South African declare to one another that we shall never permit, हम कभी उनको इजाज़त नहीं देंगे, we shall never permit a repetition of our racist, दोबारा जो भी ये हो, एक मिनट, ये हाईलाइट करने वाला पार्ट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। We shall never permit a repetition of our racist, यानी जो गोरे और काले का भेद करने वाले लोग हैं उनको दोबारा हम इस तरीके से इजाज़त नहीं देंगे, उनको बल नहीं मिलना चाहिए कि ये काम फिर से शुरू करें। सो ब्रूटल एंड रिप्रेसिव पास्ट, क्योंकि वो जो पास्ट था, बीता हुआ कल है, बड़ा ही दुखदाई कल है। कैसे लोगों को बसों के स्टेशनों में, बसों में, ट्रेनों में पब्लिकली जाने नहीं दिया जाता था, एक खास कलर के लोगों को बीच पर नहीं जाने दिया जाता था, चर्च में नहीं जाने दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं लोगों में जो अपमान की भावना थी, अपमानित फील कर रहे थे, अपने आप में बहुत बड़ी बात है किसी भी कंट्री के लिए, पूरे विश्व के लिए। ब्रूटल एंड रेप्रेसिव पास्ट, बट इट इज मोर देन दैट, इससे भी ज़्यादा हुआ था, मोर देन दैट। It is also a character for the transformation of our country into one which is truly shared by all its people. A country which in the fullest sense belongs to all of us, black and white, women and men. मतलब कि महिला, पुरुष, बच्चा, हाँ, ये सभी में जो बदलाव होने की ज़रूरत थी, ये इम्पॉर्टेंट पार्ट थी। फॉर मोर डिटेल्स अबाउट साउथ अफ्रीका आप यहाँ भी जा कर के देख सकते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो विज़िट करें आप इस पर। दिस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द विजिट। https://www.gov.za इस साइट्स पर जा कर के आप वहाँ चेक कर सकते हैं और भी जानकारी साउथ अफ्रीका के बारे में, नेल्सन मंडेला के बारे में। सो डज द स्टोरी ऑफ साउथ अफ्रीकन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम रिमाइंड यू ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? क्या साउथ अफ्रीका की जो कहानी है वो हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम की कहानी याद दिलाती है? यस, दिलाती है। देखिए, हमारे यहाँ भी अंग्रेज़ों ने इस तरह की हमारे साथ परेशानियां खड़ी की थी, प्रताड़ित किया था हमारे लोगों को। उसी तरह से हंटरों से, कोड़ों से मारना, महिलाओं को के साथ अत्याचार करना, ये भी अंग्रेज़ों ने हमारे साथ किया था। हम लोगों के साथ तो लंबा समय रहा। ये जो नेल्सन मंडेला का जो कार्यकाल था,
ये तो छोटा कार्यकाल में इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी, 40 साल कह सकते हैं आप लड़े, और उसके बाद जेल में गए जितना साल वो। सो उसके बावजूद हमारा देश की जो लड़ाई थी काफ़ी लंबी लड़ाई रही, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरीके से अंग्रेज़ों ने हम लोगों के साथ डिटेन किया। अ लिस्ट ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिससिमिलरिटीज़ बिटवीन द टू ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी क्या समानता है क्या असमानता है। नेचर ऑफ कॉलोनिज्म, नेचर ऑफ कॉलोनिज्म, ये जो कॉलोनिज्म है यानी अंग्रेज़ों का जो हमारे देश के अंदर का जो टाइम पीरियड था वही कॉलोनिज्म कहलाता है। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग जो देश है उसकी जो रिलेशनशिप है वो उसका क्या कैसा हो सकता है, होना चाहिए। जैसे साउथ अफ्रीका के साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा था, महात्मा गांधी इस टाइप्स की घटना में नेल्सन मंडेला को मदद किए थे, गांधी के टाइम की जो बात थी। तो कहीं ना कहीं हर जगह लीडरशिप गांधी एंड मंडेला, देखिए लिखा हुआ भी है गांधी एंड मंडेला, एंड पार्टी दैट लेड द स्ट्रगल अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोनों देश की जो पार्टियां हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम पर ही उन्होंने रखा अपना अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। मेथड ऑफ स्ट्रगल, जो संघर्ष करने का जो तरीका था, मेथड ऑफ स्ट्रगल इज ऑल्सो सो डिफरेंट स्ट्रगल। सो यहाँ से हम लोग आज ये देखेंगे व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी अभी तक हम लोग किसी देश का संविधान देख रहे थे, लेकिन अब हम समझने की ज़रूरत ये है कि रियल में हमें संविधान की ज़रूरत है कि पहले भी मैंने बताया था कि संविधान इसलिए ज़रूरत है कि अगर आप रोड पर चल रहे हो और कोई ट्रैफिक का पुलिस आपको कहता है कि ये तुम लेफ्ट साइड से चलो, गाड़ी को इधर से लाओ, हेलमेट नहीं पहने हो, फाइन इतना हो गया, ओरली कोई बोल रहा है तो ये मानने वाली बात नहीं है। लेकिन जब उसको कहा जाए कि भाई आपको ये लिखित कागजात के साथ फाइन किया जा रहा है इसलिए कि आपने ये आर्टिकल, ये धारा जो संविधान की है वो उसको रूल को तोड़ा है, ब्रेक किया है, तो उस हिसाब से यहाँ पर परेशानी है। सो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड व्हाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की जरूरत क्यों है? एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डू? द ऑपरेशन and the oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. सताने वाला और सताया गया जिसके साथ हुआ ये दोनों में अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थी। The oppressor and the oppressed in the new democracy were planning to live together as equals. नए संविधान के साथ ये दोनों लोग एक साथ रहेंगे। इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। ये अपने आप में बड़ी ऐसी स्थिति है कि जो सताया है किसी को, सताने वाला को, यानी अभी हम अगर कहें कि SC ST की जो हम लोग बात करते हैं एंड OBC की, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, तो हमारे समाज के ही वो अंग हैं। और अगर जैसे ही उनको राइट्स मिल जाती है, संवैधानिक राइट्स मिल जाती है, रिजर्वेशन मिल जाता है, तो हमारे ही समाज में कुछ खास वर्ग के लोगों के ऐसे मानसिकता हो जाती है कि नहीं ये गलत हो रहा है। वही संविधान के साथ होता है कि कोई देश हमारे ऊपर पहले से रूल कर रहा हो, या साउथ अफ्रीका की बात करें कि गोरा और काला में आपस में झगड़ा होने के कारण ब्लैक्स लोगों को वाइट लोग काफ़ी डिस्टर्बेंस किया, परेशान किया, लेकिन पता चला कि नहीं अब सरकार ब्लैक्स एंड वाइट्स दोनों मिल करके बनी है और साथ साथ रहना है, तो एक मन में जो दुख रहता है, टीस रहती है, ये अपने आप में बड़ा चैलेंजिंग रहता है फेस करना। मान लीजिए किसी पर्सन से आपको झगड़ा हो गया हो और उसके बाद आपको उसी के साथ ये भी कंडीशन है कि झगड़ा आप खत्म हो गया लेकिन रहना भी आपको साथ में है। सुबह उठे तो उसका चेहरा देखे, शाम कहीं जाए तो चेहरा देखे। कंडीशन ये है कि मतलब जहाँ जाना है आपको साथ जाना है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो स्थिति ऐसी रहेगी। सो the oppressor and the oppressed in this new democracy were planning to live together as equals. It was not going to be easy for them to trust each other. बिल्कुल आसान नहीं है कि दोनों आपस में बड़ा जल्दी से विश्वास उनको बिल्डअप हो जाए, बन जाए। They had their fears. They wanted to safeguard. वो सुरक्षा चाहते हैं, सुरक्षित चाहते हैं।
देयर इंटरेस्ट, यानी जो वाइट्स लोग ब्लैक्स लोग को परेशान किया कई सालों तक, तो ब्लैक्स लोग साथ मिलने के बावजूद कि सरकार मिल गया, साथ में बना लिया, सब हो रहा है, उसके बावजूद भी वो डरे हुए रहते हैं। कब ये लोग हमें साथ परेशान करने लगे कि हमें सरकार से निकाल दिया, हम हमारे साथ ये भी आ गए, हमारे साथ ये बैठ रहे हैं, चेयर के लेकर के बैठ रहे हैं। तो ये एक जो सोच है, द ब्लैक मेजोरिटी वाज कीन टू इंश्योर, काले लोग जो थे अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए वो एश्योर होना चाह रहे थे, सुरक्षित होना चाहे। The black majority was keen to ensure that the democratic principle of majority rule was not compromised. They wanted substantial social and economic rights. The white minority was keen to protect its privilege and property. तो जो उजले लोग हैं वो लोग किस तरह से उसको चेंज करें, अपने आप को सोच मानसिकता बदलें कि हम लोग ब्लैक के साथ ही रहना है, इस देश में रहना है, तो वो मानसिकता नहीं बदलेगी तो बड़ा दिक्कत होगा। आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन, लंबे उतार चढ़ाव के बाद, आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू अ कॉम्प्रोमाइज, दोनों पार्टियां जो है सहमत हो गई कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए। कॉम्प्रोमाइज, दिस whites agreed to the principle of majority, the white agreed to the principle of majority rule and that of one person one vote. They also agreed to accept some basic rights, यानी वे लोग वाइट लोग और ब्लैक लोग जो भी हैं, वाइट लोग सहमति जताए कि हाँ जो चेंजेस कुछ हुआ है उसमें हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। द ब्लैक्स एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, यानी ब्लैक भी ऐसा कह रहे हैं कि जो ज़्यादा संख्या में लोग हैं वो शासन ही वही करें, ऐसा सही नहीं है। द ब्लैक एग्रीड दैट मेजॉरिटी रूल वुड नॉट बी एब्सोल्यूट, वुड नॉट बी एब्सोल्यूट। दे एग्रीड दैट, किस चीज़ में उनको विश्वास था? दे एग्रीड दैट द majority would not take away the property of white minorities. This compromise was not easy. देखिए कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या हो गया कि एक तो ब्लैक लोग के पास कोई अपनी जमीन जायदाद थी नहीं, मैक्सिमम वाइट लोग कैप्चर्ड किए, कह सकते हैं, इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्युपाई किए हुए थे, कैप्चर किए हुए थे। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ उनको रिटर्न करना बड़ा दुखदाई होता है। हमारे ही देश का एग्जाम्पल ले लीजिए ना, हमारे ही देश में लोगों के पास, कुछ खास वर्ग के लोगों के पास बहुत ज़मीनें हैं और कुछ खास वर्ग के पास ज़मीन ही नहीं है, लैंडलेस है। सरकार कुछ ऐसा नियम बना दे कि भाई अगर आपको इतना से इतना एकड़ ज़मीन है, उसके बावजूद उससे ज़्यादा ज़मीन है, तो वो ज़मीन सरकार कैप्चर कर लेगी और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। कितना दुखद होगा लोगों के सोच में, विचार में लगा कि अरे हमने जिंदगी भर की कमाई, ये वो बहुत सारी। तो वहाँ भी ये हो गया, दिस कॉम्प्रोमाइज वाज नॉट इजी। हाउ वाज द कॉम्प्रोमाइज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इवन इफ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर? What was the guarantee that this trust will not be broken in future? क्या गारंटी दिया जाए कि भविष्य में कुछ ट्रस्ट न टूटे आपस में? अभी भी बात उन दोनों की ही चल रही है, गोरे और कालों की, साउथ अफ्रीका की। The only way to build and maintain, एक ही तरीका है, build and maintain trust in such a situation is to write down some rules। कि ये बोल करके हो जाए उससे मतलब नहीं है, एक नियम बन जाए कि भाई ये यहाँ जाना है तो ये ऐसे रूल रहेगा, ये ऐसे है तो ऐसे रूल रहेगा, आपको पढ़ाना है तो इतने बजे आना है, पढ़ना है तो टाइम का रूल हो गया, जाने का रूल हो गया, इतने दिन के बाद पैसे देने का रूल हो गया। तो सारा ये रूल जब हो जाता है, कानून हो जाता है, तो किसी को नहीं दिक्कत होती है। या भी ना ब्लैक एंड वाइट की लास्टली मैटर वहीं पर आके हो रहा है कि आखिर हम ओरली बात कहें कि भाई आपका ये ज़मीन है, हम रखेंगे, हम भी खेती करेंगे क्योंकि अब देश आज़ाद हो गया है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो वो सही नहीं है। तो दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन दैट what the elected governments are empowered to do and what they cannot do. Finally, these rules decides the rights of the citizen.
These rules will work only if the winner cannot change. These rules will work only if the winner cannot change them very easily. This is what the South Africans did. क्या साउथ अफ्रीकन्स के लोग किए? अफ्रीकन्स मतलब अफ्रीका के लोग. डिड दे एग्रीड ऑन सम बेसिक रूल्स. कुछ ऐसे रूल कानून पर सहमति आपस में बना लोगों को, ब्लैक एंड वाइट के बीच में. They also agreed that these rules will be supreme, that no government will be able to ignore these. This set of basic rules is called a constitution. तो जो भी set of basic rules बना, उसी rules को संविधान कहा गया. इसी विचारधारा पर दुनिया के और भी कंट्री जो है उसको फॉलो करते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज नॉट यूनिक टू साउथ अफ्रीका. यानी संविधान बनना साउथ अफ्रीका के लिए कोई एकदम सा नया सा चीज नहीं था. एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल. एवरी कंट्री हैज डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. हर देश में हर प्रकार के लोग रहते हैं. हमारे देखिए साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल हम लोग ब्लैक वाइट का ले रहे हैं, तो अपने ही देश देख लीजिए. 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज में कितने कहीं काले कलर ज़्यादा है, कहीं वाइट ज़्यादा है, कहीं हाइट कम है, कहीं हाइट ज़्यादा है. तो अलग अलग जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भी हो रहा है. सो एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप ऑफ पीपल. दियर रिलेशनशिप मे नॉट हैव बीन एज bad as they between the whites and the blacks in South Africa, but all over the world, दुनिया के बाकी सारे मुल्कों में, but all over the world, people have differences of opinions and interests. Whether democratic or non-democratic, most countries in the world need to have these basic rules. The applies not just to governments. Any association needs have to its constitution. It could be a club in your area. It could be a club in your area. A cooperative society or a political party. A cooperative society or a political party, they all need a constitution. यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी राजनीतिक दल हो या कोई और संस्था हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, संविधान चाहिए, पुलिस मैनुअल चाहिए. कोई किसी को मार दिया तो उसमें धाराएं बनी हुई है, कितना मारा, उस पर क्या उसको पनिशमेंट मिलेगी, ये लिखित है. नहीं तो नहीं ऐसा लिखित रहेगा तो मनमाना होगा, अरे ये भी मारे तो हम भी मार दिए. लेकिन नहीं, इसको रोका जाए. इसको रोकने के लिए समाज को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पनिशमेंट दिया गया है, पैसे का पनिशमेंट, जेल का पनिशमेंट. तो एक लिखित, तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन रूल बुक. सिंपल समझ लीजिए, संविधान एक लिखित कानूनी का किताब है. हर देश का अपने अपने भौगोलिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको लिखा जाता है. हमारे देश की बात करें, अभी तक तो हम लोग साउथ अफ्रीका का ये पूरा सेक्शन पढ़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला की बात हो रही है. तो हमारा देश का संविधान एकदम सा कई कंट्रियों से मिला. स्विट्जरलैंड का है, अमेरिका का है, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा है, तो इस तरह से इंग्लैंड का है, ले करके मिक्स रूप में बनाया गया है. तो आगे हम लोग जो कल देखेंगे वो यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे एक्टिविटी अप्रोच इन क्लब. ये एक पॉइंट है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. तो यहाँ से उसको देखेंगे हम लोग. दूसरा चीज़ मैं ये बता रहा था आपको कि ये जो पार्ट है अभी लंबा पार्ट चलने वाला है. इट्स अ बिग चैप्टर्स है, इट इज़ अ वेरी बिग चैप्टर्स, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है. संविधान को फिर बनने में हमारे देश का रोल, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो साउथ अफ्रीका के संविधान का बनने की कहानी देख रहे थे कि कैसे कैसे वहाँ संविधान की ज़रूरत पड़ी, किसी भी देश की संविधान को कैसे ज़रूरत पड़ी, ये इम्पॉर्टेंट है. लेकिन जब हम लोग आगे के पार्ट में यानी थर्ड पार्ट जो देखेंगे, थर्ड या पार्ट आई डोंट सो कि थर्ड पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट थर्ड या फोर्थ पार्ट या और आने वाले 2 पार्ट में ये चैप्टर कंप्लीट हो, उस हिसाब से देखा जाए
तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, क्योंकि हम हर कंट्री की जब देखते हैं, अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रसिया हो, चाइना हो, इवन बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, यूरोप के और भी कंट्रीज़ हैं, वो सारे कंट्रीज़ में ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है कि वहाँ का संविधान ही सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रूप है। तो हम लोग आगे थॉट पार्ट टुमारो देखेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।